ध्यान दीजिए आप लोग बाबू थोड़ा सा कि आप लोग कल एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लेक्चर देके छोड़ दिए थे, लिखवाए तो नहीं थे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था समझ रहे बाबू आप लोग? ध्यान सुनिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था किसे कहते हैं? तो जब फ्रांसीसी हिंद चीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए तो उन्होंने क्या लगाया? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, यानी वन साइडेड। जैसे कहने का मतलब है ना कि कोई वर्कर है, ठीक है, जो कोई अगर कोई कंपनी उसका मालिक है तो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दोनों के बीच तालमेल होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ना इसमें कोई लीडर था मजदूरों का, ना कोई सुनवाई थी, नहीं उन लोग को अच्छा से रहने को मिलता था, नहीं उनको वेतन अच्छा मिलता था, इस तरह से था। तो यानी एक तरफा है, तो सिर्फ इसमें बात किसकी मान जाती है? मालिक की। मालिक जो कहता आपको मानना है, क्या समझे? उसी को बोलते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। चलिए इसको अपनी भाषा में लेते हैं। यह एक ऐसी कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? नहीं दी जाती। असीमित इसे क्या कहते हैं? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ठीक है, इसमें बताया अभी जस्ट आप लोग को कि मजदूर का कोई बातें नहीं सुना जाता है, सिर्फ और सिर्फ मालिक की बात सुनी जाती है। तो उसी को लिखा गया है, तो मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दी जाती, ठीक है, जबकि मिल मालिकों को असीमित अधिकार था। वो जो कहेगा उसको मानना है आपको, उसके बाद अल्टीमेटली अधिकार था। छोड़ दो, गिर जाएगा। चुलबुलिया तुम्हारा नाम रख देगा। चलो चलो देखिए, अब हम किसी एक इंडिविजुअल नहीं कहे हैं ना, उसको बोल रहे हैं बाबू को। अब पता अपना तो कोई नहीं, दोस्त बात है ठीक बाबू। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक तरफा अनुबंध बस हो गया ना। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शिक्षा, है ना, फ्रांसीसियों का शिक्षा प्रणाली। क्या देखेंगे? फ्रांसीसियों का शिक्षा प्रणाली, चाहे हिंद चीन में फ्रांसीसियों की शिक्षा की व्यवस्था। आप कुछ भी लिखिए। हिंद चीन में ना, हिंद चीन में फ्रांसीसी द्वारा शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था। देखिए, हिंद चीन में दो तरह से हम कह सकते हैं शिक्षा की व्यवस्था थी। एक थी, कितना बाबू, कितना शिक्षा जरूरी है और किस भाषा में। क्या ध्यान सुनिए, किस भाषा में। अधिकार तो बाबू कर लिया है, अब अपना तो दिखाएगा ना लक्षण के लक्षण। देखिए, तो लक्षण में क्या दिखा रहा है? तो पहले शिक्षा प्रणाली को चेंज किया। शिक्षा अगर प्रणाली, कोई अगर देश शिक्षित नहीं है तो उसको जो कहिएगा मान लेगा। बुड़बक आदमी का पहचान क्या है? आप जो कर उसको समझ में, हाँ ठीक है ये पढ़ा लिखा है, सही कह रहा है। गलत भी बोलेगा तो कहेगा सही कह रहा है, नहीं ऐसा होता है। तो सबसे पहले उसने किस पे वार किया? शिक्षा व्यवस्था पर वार किया। उसने क्या किया कि शिक्षा को सीमित कर दिया। जैसे ना गांव गांव तक जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना 1 to 5, तो उसको मतलब कि गांव गांव तक नहीं पहुंचा पाया। आज जो रही यूनिवर्सिटी की, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी खोली, विश्वविद्यालय खोला, लेकिन उसमें कुछ ही लोग जाके पढ़ सकते थे, जो ज्यादा पैसा वाले हैं, अमीर लोग हैं। तो इतना था। और क्या था इसमें बाबू कि जो शिक्षा की, जैसे मान के चलो कोई 10th क्लास में है, फाइनल एग्जाम में है, तो फाइनल एग्जाम में फेल कर एग्जाम कि आगे बढ़ के कुछ बन ना सके, कोई बड़ा अधिकारी ना बन जाए कि हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए, कि हमारा हमको उससे खतरा महसूस होने लगे। इसलिए उन लोग शिक्षा में थोड़ा नाकानी करिए। शिक्षा देने का अर्थ क्या है? शिक्षा नहीं देना, उसका सीधा बात है। जैसे मान लो कोई चीज, जैसे मान लो आप 5 दे रहे हैं, जैसे 5 में क्वेश्चन में कितना बार होता है? 5 में एग्जाम 3 बार होता है ना।
अरे 3 या 4 टाइम में होता है आपका, 3 मंथ्स को होता है, तो 3 मंथ हमारा कर रहा है, जब फाइनल एग्जाम फेल कर देता था तो माने ऊपर हो गया। अब मान लो चलो क्रॉस नहीं कीजिएगा तो आगे आपका एडमिशन होगा कहाँ, नहीं होगा। तो ये क्या करता था, जानबूझ के अंतिम वर्ष की परीक्षा में क्या करता था, अंतिम वर्ष की एग्जाम में जानबूझ के फेल कर देता था। गांव गांव तक स्कूल व्यवस्था नहीं थी, स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। समझ गए। तो इसलिए ज्यादा मतलब विद्यार्थी ज्यादा लड़का लोग कोई पढ़ नहीं पाता। और देखिए किस भाषा में, तो यहाँ से छांटना अगर है तो कैसे छांट सकता है, तो भाषा के तौर पे जो वियतनाम में है वियतनामी भाषा बोलेगा, अपना खमेर भाषा बोलेगा, खमेर साम्राज्य वहां पे था, तो ये सब भाषा बोलेगा। लेकिन नहीं आ रही की व्यवस्था नहीं थी, गांव गांव तक स्कूल, ये स्कूल लिखे हैं, गांव गांव तक स्कूल नहीं था। समझ रहे आप लोग, किस भाषा में, तो जो वियतनामी भाषा था तो वियतनामी भाषा में नहीं पढ़ाई करवा रहा था, उन लोग भाषा चेंज कर दिया, अपना भाषा थोप दिया, फ्रेंच है ना, फ्रांस में कौन भाषा बोल जाता है, फ्रेंच भाषा। तो फ्रेंच भाषा बोलने जितना भी किताब था ना सब के सब कौन भाषा में कर दिया, फ्रेंच भाषा में। तो जो वियतनामी होंगे उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। जैसे आप लोग हिंदी माध्यम, आपका माध्यम क्या है, हिंदी माध्यम है, आपको दे दिया कि नहीं इंग्लिश पढ़े तो आपको दिक्कत होगा ना, क्योंकि आप शुरू से पढ़े नहीं है उस चीज में, आपका माहौल थोड़ा सा अलग है। तो इन्वायरमेंट को देख करके उसने क्या कर दिया, फ्रेंच भाषा को क्या कर दिया, सब ठोक दिया उससे कि आप लोग किस भाषा पढ़ाई करना है, फ्रेंच भाषा में। तो यहाँ से कोई ढेर कोई कट जाएगा, छट जाएगा यहाँ से, जिसको भाषा सीखने में समय बहुत लग जाएगा, तो सीखेगा तब ना पड़ेगा जी। तो यानी यहाँ से लिमिट कुछ मतलब चुनिंदे ही कह सकते हैं उसको, कुछ ही लोग पढ़ सकते थे इसमें, क्योंकि भाषा क्या कर दिया, क्या वियतनामी भाषा को लागू किया, वियतनामी वियतनामी भाषा को इग्नोर कर दिया, किस भाषा में पढ़ाई करवाया, फ्रेंच। फ्रेंच भाषा। और देखिए जितने भी किताब थे किस भाषा में हो गई, फ्रेंच भाषा में ना। किसी किताब में उपनिवेश, जो उपनिवेश बनाए थे, जो औपनिवेशिक देश थे जो बनाए थे गुलाम, उसके बारे में कुछ सारा चीज नहीं लिखा था। सब इतना उपनिवेश बनाया था ना फ्रांस वाला, तो फ्रांस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी कि कोई अगर पढ़ेगा भी तो उसको फ्रांस के प्रति कुछ मतलब नहीं होता है, एक निगेटिव थॉट नहीं आ पाएगा उसके अंदर, है ना। बल्कि वियतनाम के बारे में खराब लिखा था उसकी किताब में था, लेकिन फ्रांस के बारे में कुछ किताब में खराब नहीं लिखा था वो लोग। ये सब मतलब जितना निगेटिव थॉट्स है किसमें लिखा रहता था, किसके बारे में, तो वियतनाम के बारे में। बाकी सब सकारात्मक किस पे लिखा होता था, फ्रांस के बारे में। कोई गलत चीज नहीं, पढ़िएगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो इस तरह से ना वो लोग अपना जान बचा बचा कर शिक्षा व्यवस्था को अपना चेंज किया। तो देखिए हालांकि ऐसा बात नहीं कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कोई इसमें लोग पढ़ा भी है, कुछ पढ़े लोग हैं जिसमें जो भी पढ़ के आगे निकल गया है ना, तो वो राष्ट्रवादी आंदोलन के मुख्य नेता बन गए। जैसे एक थे फान वोई चाउ, एक थे फान वोई त्रि में थे, एक थे होची मिन, ये 3 लोग थे राष्ट्रवादी नेता थे। इसी से पढ़ करके धीरे धीरे आगे निकल गए थे वो लोग। तो ये चेंज कर दिया भाषा का जो पैटर्न था, फ्रेंच भाषा कर दिया था, शिक्षा को लिमिटेशन कर दिया था, प्राइमरी स्कूल के नहीं गाँव तक पहुंचा पाए। जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्शन में चुनाव होता है, क्या हमारे यहाँ एमपी बनते हैं, सिर्फ नहीं ना बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, एक शहर में हो जाता है, आपके गांव में हो जाता है, गांव में भी हो जाता है, वार्ड होता है, उसके बाद सरपंच पंच बहुत सारा रहता है गांव में, उसके बाद ऊपर तक होता है, एमपी तक होता है। मान के चलिए कोई कहते कि एमपी को गांव घर में क्या पता, मतलब उसको सांसद कोई बन गया है तो गांव घर में क्या जानकारी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो गांव घर की सूचना कौन पहुंचाता है, वार्ड पहुंचाता है, समझते हैं ना। वार्ड पहुंचाती है बट पहुंचाता है मीडिएटर बन के, बट पहुंचाना चाहिए। खैर देखिए किताब भी फ्रेंच है, क्या है किताब कैसी भाषा में था, फ्रेंच भाषा में था। किस भाषा में समझ आप लोग। तो अब देखिए भाषा चेंज हो गई, लेकिन इस व्यवस्था को जो वियतनामी लोग थे अच्छा से उसको एक्सेप्ट नहीं किए, स्वीकार नहीं किया इस प्रणाली व्यवस्था को, है ना, पूरी तरह से मतलब विरोध किया। तो इस विरोध के उपलक्ष्य में कुछ बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी कह सकते हैं, युवा लोग, यंग लोग, ये सब ने क्या किया, एक स्कूल की स्थापना। इसका नाम क्या था, फ्री टोंकिन स्कूल। क्या था, फ्री टोंकिन स्कूल। फ्री टोंकिन बोला था, बट टोंकिन पढ़िएगा आप लोग,
फ्री तोमकिन स्कूल 1907 में इसकी स्थापना किए थे। 1907 में किस स्कूल की स्थापना हुई थी? कौन किए थे? कौन किए थे? वियतनामी। वियतनामियों द्वारा, वियतनाम के जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी कह सकते हैं उसको, है ना, उन्होंने क्या किया, एक फ्री तोमकिन स्कूल की स्थापना की। कब की? 1907 में की। उसमें उसमें जो पढ़ाई जो लिखाई थी उसमें किसके कौन भाषा में थी? वियतनामी भाषा में होगी, क्योंकि वियतनाम का स्कूल से तो वियतनाम की भाषा में होगी। लेकिन फ्रेंच वालों ने कहा कि जो फ्रांसीसी जो प्रवेश बनाए थे उन्होंने 1908 में, 1908 में इसको बंद करवा दिया। जो आपका ये स्कूल था, कौन, फ्री तोमकिन स्कूल, इसको बंद भी करवा दिया 1 साल के अंदर में। ये तो व्यवस्था देखिए है, क्या कर दिया, साफा खत्म कर दिया उसका स्कूल को। तो मतलब बुद्धिजीवियों ने कौन सा स्कूल स्थापना किया? बुद्धिजीवियों ने, वियतनामी बुद्धिजीवी, वियतनाम के 1907 में क्या किया? फ्री तोमकिन स्कूल की स्थापना की। इसमें पढ़ाई किस भाषा में होती थी बाबू? फ्री तोमकिन स्कूल में वियतनामी भाषा में होती है। जितना ही बुक्स था सब वियतनामी भाषा में था, है ना। लेकिन इसको भी क्या करवा दिया गया? ये तीसरी देते हैं, लेकिन इसे 1908 में फ्रांस ने बंद करवा दिया। हो जाएगा आप लोग को, क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब एक आता है आपका स्कूल, उन्हीं लोग का स्कूल था, फ्रांसीसी स्कूल था, वो था नेटिव गर्ल्स स्कूल। क्या था बाबू? नेटिव गर्ल्स स्कूल था। उसमें एक महिला अध्यापिका थी, महिला नहीं मतलब अध्यापिका का मतलब क्या होता है? महिला नहीं होता, एक अध्यापिका थी जो पढ़ा रही थी राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना, अपने देश के आजादी के लिए, कि आजाद कैसे कैसे करना चाहिए, स्वतंत्र कैसे कैसे करना चाहिए, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा रही थी। एक महिला अध्यापिका, बता रहे हैं आप लोगों को, क्या स्कूल में पढ़ा रही थी? राष्ट्रवाद की भावना और स्वतंत्रता कैसे कैसे मिलेगी, इसके बारे में बच्चों को पढ़ा रही थी अध्यापिका, ठीक ना। उसे भी हटा दिया। कौन? फ्रांसीसी लोग, उसको हटा दिया कि आप नहीं रह सकते। इसका विरोध करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी भी आए, कुछ युवा भी आए, इसका खूब जोरदार से एकदम विरोध हुआ, है ना। इसीलिए एक वहां पे एक आपका एक विद्रोह हुआ था, इस स्कूल में विद्रोह हुआ था। कब? 1926 में। ये जो घटना बता रहे हैं आप लोग को, नेटिव गर्ल्स स्कूल की एक अध्यापिका थी जो क्या कर रही थी, राष्ट्रवादी भावना और स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा रही थी। अब उसको हटा दिया गया कि आप ऐसा क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबके मन में चिंता आएगा। तो वहां से विद्यार्थी लोग का किया, जब इसको हटाया गया तो विद्यार्थियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो पहला जो विद्रोह था यही था, 1926 में हुआ था। 1926 में साइगोन, साइगोन क्षेत्र किसे कहते हैं? दक्षिण वियतनाम ना। साइगोन क्षेत्र में क्या कर दिया गया? पहला विद्रोह था, नेटिव गर्ल्स स्कूल में हुआ था ये विद्रोह, नेटिव गर्ल्स स्कूल में। कब हुआ था? 1926 में। इसी के उपलक्ष्य में जो वहां के विद्यार्थी थे, अपना एक पार्टी भी बनाया, दल, यंग अन्नाम दल। क्या बनाया? यंग अन्नाम दल। यंग अन्नाम दल एक पार्टी बनाया, उसमें एकजुट हुआ विद्रोह करने के लिए कि हम देश को क्या करेंगे? आजाद कराएंगे, है ना, इसको भगाएंगे, उपनिवेश से आजादी चाहिए। इसलिए मतलब अपना क्या बनाया है, यंग अन्नाम दल एक पार्टी बनाया। और उस पार्टी के साथ साथ इन्होंने अपना लेखन शुरू कर दिया, पत्रिका लिखना शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या था? अन्नाना जी, ऐसी कुछ था, अन्नाना जी स्टूडेंट पत्रिका, अन्नाना जी स्टूडेंट पत्रिका, इस तरह से जारी करना शुरू कर दिया। तो जो पहला विद्रोह था वो कौन था? 1926 के साइगोन क्षेत्र में, साइगोन में हुआ था, नेटिव गर्ल्स स्कूल में, ठीक है। एक अध्यापिका को हटा दिया गया था। इसको लिखे बाबू, लिखिए यहाँ पे लिख, ठीक है, वहां तक नौकरी का दिन है। 1926 में विद्यार्थी एवं युवा द्वारा पहला विद्रोह
नेटिव गर्ल्स, गर्ल्स कैसे लिखाता है, नेटिव गर्ल्स स्कूल आ रहा है, स्कूल स्कूल में हुआ। कारण क्या था भाई मेरे, अध्यापिका को हटाना, ठीक है। अध्यापिका को क्यों हटाया, क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा रही थी, राष्ट्रवादी स्टडी अपने से लेते हैं, ऐसा समझ रहे आप लोग ना। बस इसको रखिएगा आप लोग, पहला कब हुआ विद्रोह, तो 1926 में कहाँ पे हुआ, नेटिव गर्ल्स स्कूल में। नेटिव गर्ल्स स्कूल कहाँ था, साइगोन, कहाँ था, साइगोन था, दक्षिण वियतनाम में स्थित था। क्या कहा था, जो साइगोन में स्थित था। और क्या स्थापना हुई, अन्नाम दल की ना, अन्नामी दल के, अन्नाम दल, विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी अपन कह सकते हैं युवा, है ना, बुद्धिजीवी लोग, युवा पढ़े लिखे को कहते हैं बुद्धिजीवी, क्या स्थापना किया, अन्नाम दल। इसकी स्थापना 26 में हुई थी, देता है लेकिन 17 में देता है, ठीक है। और एक पत्रिका जारी किया, पत्रिका जारी किया, पत्रिका जारी कौन किया था, विद्यार्थी लोग। कब जारी, कौन जारी किया था, अन्नाजी, अन्नाजी, अन्नाजी स्टूडेंट पत्रिका। जोर शोर से एकदम लिख लिख के समझा रहा था कि ऐसे ऐसे देश को आजादी मिलना चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो, एन तेन मार, मतलब राष्ट्रवाद की जो विकास है ना, सब क्रांतिकारी फैला रहा था, सबको एकजुट करने के लिए सब लिखा जाता है। तो ऐसे ऐसे था, समझ रहे हो बाबू, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को है बताइए। नेटिव गर्ल्स स्कूल जो था उसमें कारण क्या था, अध्यापिका को लेकर के था। फ्री टोंकिन स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1907 में, बंद हो गए 1908 में, है। इसको पहले उतारिए ना, थोड़ा सा ठीक है बाबू। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि हिंद चिन्ह में राष्ट्रीयता का विकास कैसे कैसे हुआ, हिंद चिन्ह में राष्ट्रीयता का विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना। तो पहला आप लोग हम पॉइंट बताएंगे, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, क्रांतिकारी संगठनों की, देखिए इसमें हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, समझिएगा। एक नाम था क्रांतिकारी नेता के, फान बोई चाउ, क्या नाम था, फान बोई चाउ। उसने, उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, इसका नाम क्या था, दुईतान, दुईतान होई, ऐसे तो वही होई, क्या हुई, दुईतान होई, है ना। एक संगठन की स्थापना किए फान बोई चाउ ने, दुईतान होई की स्थापना की, समझ गए। उन्होंने एक लेख भी लिखा, एक पत्रिका लिखा, लिखा थे बाबू, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। इन्होंने किस संगठन की स्थापना की, फान बोई, फान बोई चाउ ने स्थापना किए, किसकी, संगठन की, जिसका नाम क्या था, दुई तान होई ना, इसे ना, इसका नेता कौन थे, क्वांग, इसका नेता किसको बनाया गया, क्वांग नेता थे, क्वांग। फिर उन्होंने फान बोई चाउ ने ही बाबू क्या लिखा, यह क्या था, पत्रिका था, क्या नाम था बाबू, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बाबू रे,
इसकी स्थापना किए थे कब? 1903 में ना। यहाँ पे दें, ध्यान से आप लोग, इन्होंने क्या लिखा? एक पत्रिका भी लिखा, जिस पत्रिका का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, है ना। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है ना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाओ। पहला क्या है? क्रांतिकार, राष्ट्रीयता क्रांतिकारी का विकास। भीम सिंह में राष्ट्रीयता का विकास के लिए पहला आपका लिखिएगा क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना। ये संगठन क्यों बनाए जाते हैं? ये जुट करने के लिए ना, किसी इकट्ठा करेंगे, है ना, देश के प्रति सोच रखेंगे, देश को मतलब आजादी दिलाने के लिए लड़ेंगे, एकजुट होकर के ही ना होगा। तब अब देखते हैं बाबू इसमें कि ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग, तो इससे आगे बढ़कर हम पढ़ेंगे। सेकेंड आपका क्या है बाबू? पढ़ेंगे, सुनिए, रूस जापान की युद्ध, रूस जापान की युद्ध। दूसरा होगा आपका रूस और जापान का युद्ध। देखिए, रूस और जापान में उस समय 1905 बता रहा है घटना। 1905 में रूस और जापान में युद्ध हुआ था, उसमें जापान जीत गया था, जबकि जापान उस समय उससे भी छोटा था, कमजोर था। यानी तो इससे उन लोगों को प्रेरणा मिली। किनको? वियतनामियों को प्रेरणा मिली, है ना, हिंद चीन को प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली कि बताइए, एक छोटा देश, एक छोटा सा देश इतने बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है, इसको हरा देता है। तो क्या हम लोग के अंदर ये नहीं है कि फ्रांसीसियों को भगा सके? मतलब इससे क्या उसको मिले? उसको हुआ ना प्रेरित है, तो उसको इसका मिली, प्रेरणा मिली। अरे कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इससे क्या उसको प्रेरणा मिली। तो यहाँ से जब प्रेरणा मिली उन लोगों को, तो कुछ जो क्रांतिकारी जो नेता थे, उन्होंने वहां के विद्यार्थियों को भेज दिया जापान पढ़ने के लिए। वहां से नए नए जो है ना, नए नए चीज को पढ़ने के लिए, विज्ञान पढ़ने के लिए, गणित वगैरह जो भी चीज हो, सब नए नए चीज को पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया गया? जापान भेज दिया गया। तो मैंने रूस जापान से हम क्या लिखे? इसका मतलब हमको युद्ध पढ़ाना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इससे राष्ट्रीयता का विकास इसके अंदर हुआ, है ना। उसके अंदर ये जागृत हुआ कि नहीं, हम भी युद्ध करके, है ना, अपने देश को क्या कर सकते हैं? आजादी दिला सकते हैं। तो 1905 में रूस का हो गया था पराजित, जिससे हिंद चीन में क्या मिली? जिससे हिंद चीन को प्रेरणा मिली, है ना। जिससे हिंद चीन को प्रेरणा मिले कि इतना छोटा देश हम क्यों नहीं कर सकते? अपने से दिए हैं थोड़ा सा, मतलब छोटा देश जापान रूस को हरा देता है। कब हराया था बाबू? 1905 में। तो 1905 में भी ये लोग क्या कर दिया? इससे प्रेरणा इसको मिली। इसमें कुछ संगठन स्थापना लिख दें, कुछ संगठन बनाया गया था इसमें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे आप लोग का। हाँ, सन्यात सेन, यानी देखिए मंचूर वंश का पतन, मंचू वंश का पतन। देखिए, आपके चीन में पहले से शासन करते हुए थे मंचू वंश। मंचू वंश जो होता है, एक वंशज थे मंचू वंश, जो चीन है उसमें चीन को पूरे अपने अंडर में लेकर रखा था, बहुत सालों से रखा था, मतलब गुलाम बना के रखा था। कौन वंश? मंचू वंश। हम बताया था ना कि मंचू वंश का अधिकार में चला गया था, फिर बाद में बता रहे थे, उसमें बता रहे थे। तो मंचू वंश किस पर अधिकार किया था? चीन पे। इसलिए चीन के साथ साथ चीन किसको किया था? वियतनाम को। तो वियतनाम को भी कर लिया था मंचू वंश। तो मंचू वंश को क्या कर दिया? चीनियों ने उसका पतन कर दिया, माने मंचू वंश का पतन हो गया।
ये जो मंचू वंश का पतन है कब हुआ था? 1911 में हुआ था। मंचू वंश का पतन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 12 में दिया होगा बट कहा यार, शांति से बैठना रे बकुला। मंचू वंश का पतन कब हुआ था? 1911 में। तो मंचू वंश के पतन की वजह से इन लोगों के, हिंद चीन के लोगों को ये प्रेरणा मिली कि उतने सालों से रह रहे मंचू वंश को जब हम हटा सकता है चीन, तो हम क्यों नहीं हटा सकते, है ना। तो मंचू वंश के पतन कब? 1911 में। इससे भी किसको प्रेरणा मिली? हिंद चीन को प्रेरणा मिली कि चीन में रह रहे इतने वर्षों से मंचू वंश की समाप्ति जब हो सकता है, तो कुछ दिनों से रह नहीं, चाहे कुछ सालों से रह रहे, इनको नहीं हटा सकते हम लोग। उसके बाद जो चीन में ये क्रांति हुई थी ना, जो विद्रोह हुआ था, इसे बोलते हैं संघाई क्रांति। क्या बोलते हैं? संघाई। संघाई क्रांति कब हुई थी? 1911 में। इस संघाई क्रांति किस कारण हुई थी, किस लिए हुई थी? तो मंचू वंश को समाप्त करने के लिए। मंचू वंश, बस इतना याद रखिएगा, मंचू वंश का पतन। मंचू वंश का पतन, मंचू वंश के पतन कब? 1911 में हुआ। इसमें जानते बाबू, इससे प्रेरणा होकर के कुछ विद्यार्थियों ने स्थापना भी किया था कुछ संगठन का, जिसका नाम क्या था? वियतनाम क्वांग, नहीं क्वांग फुक होई। ठीक है, वियतनाम क्वांग आधा कप, क्वांग फुक होई, उन्होंने क्या स्थापना किया? इसकी स्थापना की है, इस संगठन को बनाया विद्यार्थियों ने, वहां के कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने। इसको देखते हुए 1912 में स्थापना हुई थी बाबू, 1912 में हुई थी स्थापना उसकी। क्वांग फुक होई की स्थापना जो हुई थी 1912 में हुई थी। हालांकि इसका भी लीडर पता है कौन थे? फान बोई चाओ ही थे, फान बोई चाओ थे। इसका भी जो नेतृत्व किए थे वो फान बोई चाओ थे। किसकी? कब बताए हैं? वियतनाम क्वांग फुक होई, वियतनाम क्वांग फुक होई। यह क्या था? संगठन था। ठीक है, क्या था? संगठन था। आगे बढ़ के हम लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे बाबू? मंचू वंश का पतन। मंचू वंश के पतन से विद्यार्थी में जागृत हुई, उन्होंने क्या कर दिया? एक संगठन और बनाया, क्वांग, है ना, वियतनाम क्वांग फुक होई। ठीक है, इस सब देखिए संगठन बना रहा है, संगठन बना के पूरा इसके लिए क्या कर देगा? इसके लिए अटैक कर देगा। हालांकि जब क्वांग फुक होई बनी ना 1912 में, उसके वजह से एक और बनी 1920 में। जानते हो, जो हिंद चीन हो ची मिन्ह थे, उन्होंने फ्रांस में एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिए कौन? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह ज्वाइन कर लिए कम्युनिस्ट पार्टी को। धीरे धीरे वो कम्युनिस्ट पार्टी है खुद में वियतनाम में एक लाख बना दी उसी पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी 1930 में। वही आगे चल करके पूरा देश को आजाद दिलाता है, कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। और उससे पहले 1925 में उन्होंने स्थापना किए थे वियतनामी क्रांतिकारी संगठन। वियतनामी क्रांतिकारी संगठन किसकी स्थापना हुई थी? उसमें हो ची मिन्ह किए थे, एक संगठन था क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी वियतनामी क्रांतिकारी संगठन। वही आगे से क्या बन गया? कम्युनिस्ट पार्टी 1930 में। खैर बारी बारी से लेंगे तो आप लोग समझ में ज्यादा आएगा, उसको बता देंगे ना लोगों को। सुनिए ध्यान से बाबू, मेरा पेन है रखा वो, आपका है तो चेंज हुआ है आपका। ठीक है, रखिए आप। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग रेड पेन का यूज मत कीजिए, ग्रीन ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए। कभी कभार रेड का कहीं कहीं ना दिखाने के लिए रखा जाता है। मेन टॉपिक है ना रेड पेन के ना, आप लोग एक ही पेन चलाइए अभी से ना, एक ही पेन चला के रखिए, उसी को पेन चला के प्रयास कीजिए। पेन से क्या होता है ना, चेंज होने से राइटिंग घबरा जाता है। आप एक पेन रखिए, आप कभी भी लिखिए ना तो पेन के ऊपर से खोपी निकाल के रखिएगा, है ना, कैप निकाल के लिखिएगा, क्योंकि वजन जब पेन में हो जाता है ना ऊपर में थोड़ा सा, तो लिखने में तकलीफ रहती है। हम लोग कभी निकाल के लिखिएगा, अच्छा लिखाएगा। जो बताते हैं उसको यूज कीजिएगा, वो नियम से बताते हैं आप लोग, भले आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, आई डोंट केयर। बट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों को दो चीज बता दिए, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, और दूसरा क्या बताए थे? 1905 की जो प्रभाव है युद्ध का रूस जापान वाला, वो बता दिए हम लोग। अब क्या पढ़ना हमको? मंचू राजवंश की पतन। मंचू वंश का पतन कब हुआ था बाबू? 1911 में। किसके नेतृत्व में? सन्यात सेन। इसका प्रभाव किस पर? अब ठीक है ना, ठीक लिखिए ना। मंचू वंश का पतन का प्रभाव किस पे पड़ा? प्रभाव
अनिधि, अरे किससे पड़ा प्रभाव? अरे हिंद चिन्ह पड़ा ना भाई। ये सब हम युद्ध थोड़ी नहीं बता रहे हैं आप लोग को, हम बता रहे हैं कि इसका प्रभाव हिंद चिन्ह में पड़ा। तभी ना राष्ट्रीयता का विकास होगा। हाँ, अब हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए, देश की आजादी के लिए लड़ना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए। तो किसके नेतृत्व में हुआ बाबू? इसे कहते हैं संघाई क्रांति। संघाई बोला था, संघाई, संघाई क्रांति बोलते हैं इसको। चीन में हुआ था। मंजू वंश का पतन कहाँ, ये कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था ना। चीन में किसका अधिकार था? मंजू वंश का था। मंजू वंश कहिए से इस वंशज का मतलब आदमी शासन करता है ना। मंजू वंश के जो शासक थे, कई वंशों से शासन करते आ रहे थे, उसको हटा दिया गया कब? 1911 में, मतलब पतन हो गया उनका। उसके बाद वो देश कैसा बन गया था? रिपब्लिक देश, है ना, डेमोक्रेटिक देश, लोकतांत्रिक देश। चीन जो था एक लोकतांत्रिक देश बन गया था उस समय। फिलहाल अभी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है ना। तो वहां पे रिपब्लिक हो गया था। आगे बढ़े हम लोग, बताइए। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, यानी फान बोई चाउ के नेतृत्व में, फान बोई चाउ के नेतृत्व में किस चीज का स्थापना हुई? एक संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था? वियतनाम क्वांग फुक हुई। असर, असर समझते हैं? असर का मतलब क्या हुआ? एक संगठन बनाया गया। संगठन, संग, संगठन बना, बना ना बाबू। कब बना? 1912 में। जिसका नाम क्या था? वियतनाम क्वांग फुक हुई। इसका नेतृत्व किसने किया? फान बोई चाउ, फान बोई चाउ। कोई दिक्कत है? संक्षेप में हो गया कि नहीं हो गया? मंचू वंश का पतन का प्रभाव हिंद पे पड़ा। मंचू वंश के पतन में कौन था मेन लीडर? सन्यात सेन। इसके नेतृत्व में यह मंचू वंश का पतन हो गया था। सराही क्रांति हुई थी। असर हिंद पे क्या पड़ा? तो संगठन बनाया गया यहाँ पे 1912 में, वियतनाम क्वांग फुक हुई। इसका मेन कौन किया था नेतृत्व में? फान बोई चाउ, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व में क्या हुआ बाबू कि जो हिंद चीन के लोग थे, अब फ्रांस भी एक साइड था, एक साइड मतलब एक तरफ कौन था? मित्र राष्ट्र था, ध्रुव राष्ट्र था, आपको मालूम होगा। तो उसमें फ्रांस जो था उसके पास सेना की कमी थी। तो सेना के लिए किस
देखिए बाबू, आपका 4 हो गया ना। पहला क्या था, क्रांतिकारी संगठन। दूसरा क्या था आपका, रूस जापान का युद्ध। और तीसरा मंचू वंश का। और चौथा क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। और पांचवा हम लोग देखेंगे क्या भाई, 1930 के आर्थिक ये पढ़ाए हैं आप लोगों को कभी ना कभी। 1930 के आर्थिक महामंदी के बारे में आप लोगों को पढ़ा है। इस दौरान इतना महामंदी, इतना गरीबी आ गया था बाबू, इतना गरीबी कि मत कहिए, किसी का सामान पूरा भरा था लेकिन खरीदार नहीं था, कोई खरीदने वाला व्यक्ति नहीं मिलता था उस समय। 1929 के पढ़ाएंगे आर्थिक महामंदी, 9th क्लास आप लोग के, ध्यान नहीं आप लोग को, ठीक है। 1930 के आर्थिक महामंदी का मतलब ये होता है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी, इस जो 1930 की जो आर्थिक महामंदी है, इसमें सभी दुनिया के देश शामिल हो गए थे, इसकी चपेट में आ गए थे। मतलब ना यहाँ से कोई सामान जाता था, नहीं होने से कोई सामान खरीदता था, समझ गई ना। मैंने मान चलिए खूब अनाज है, आज खरीदने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर रख के होगा का, उसका कोई वैल्यू है? क्या कहेगा, 2 रुपए किलो दीजिए, 1 रुपए किलो दीजिए। उपज अगर कुछ ज्यादा है तो उसकी कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। देखिए, तो इससे क्या हुआ, सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियां आई। क्या आई, सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियां आई, जिससे लोगों को भूखमरी, है ना, जो कमाने की जो जरिया था वो भी खत्म हो गया धीरे धीरे। तो इससे क्या परेशानी आई बाबू, सामाजिक बाबू, सामाजिक आर्थिक परेशानियों में क्या, अब क्या क्या परेशानी होती होगी, रबड़, चावल, सामाजिक एवं आर्थिक, आर्थिक मतलब धन से संबंधित, वर्थ से। सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियां, रबड़, चावल, गेहूं की कीमतें क्या हो गई थी, सबसे सस्ता हो गया था, समझ गए। लेते हैं राष्ट्रवाद की प्रेरणा। आर्थिक महामंदी कब हुई थी, तो 1930 को हुई थी, है ना। आर्थिक महामंदी 1930 के हुई थी। इसमें सबके सब का रह गया, जितना भी आपका जो अनाज रखे थे, अनाज की कीमतें क्या हुई थी, गिर गई थी, जिस कारण लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। वो तो अलग से, फ्रांस से अलग परेशान थे। अब महंगाई से जो कुछ कीमतें हैं सब गिर गई, वो अलग किसान और मजबूर हो गया, नहीं हो गया। अनाज उगा कर रखा है, कोई खरीदने वाला मिल भी नहीं करेगा, क्योंकि ना आवाजाही बंद हो गया था उसमें। समझ रहे बात को, किस लिए हुआ था, कारण क्या था, कारण ये था कि जो यूरोप में महादेश से अमेरिका कार्य देना बंद कर दिया था, अमेरिका का दिवाला निकल गया था, है ना, जो कार्य दे रहा था। उस कारण आपस में जो प्रथम विश्व युद्ध, इस कारण दोनों को मिला करके हो गया था घटना। आपस में हिटलर भी था इसमें ना, हिटलर का भी कुछ योगदान था। हिटलर की वजह से जर्मनी को तंग करके रखा था पूरा। देखिए ध्यान से, तो 1930 का आर्थिक महामंदी समझ गए आप लोग ना, यही तो था। इसी परेशानी का मतलब 1930 का आर्थिक महामंदी का प्रभाव किसे पड़ा, तो यही चीज पड़ा। इससे उनके मन में क्या, राष्ट्रवादी की भावना की जागृत हुई, प्रेरणा मिली। चलिए छठा पढ़ेंगे, हो ची मिन्ह का अब होता है तो ची। यही इनके ही नेतृत्व में पूरा आपका जो देश है आजाद हो गया था, पूरा देश। देखिए इनका क्या क्या संगठन था, इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, इनका संगठन बताते हैं आपको। इन्होंने 1 नंबर 2 नंबर कर देते हैं। पहले 1920 में जो फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी सरकार, तो इन्होंने पहला किया फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। दूसरा समझिए, 1920 का घटना है। अब 1925 के, 1925 में इन्होंने क्या स्थापना किया था, युवा क्रांतिकारी संगठन। क्या स्थापना किए थे, वियतनाम युवा क्रांतिकारी संघ या संगठन, ठीक है, संघ किए।
वियतनाम में, कहा किए थे? वियतनाम में। वियतनामी युवा संगठन, लिख सकते हैं वियतनामी, वियतनामी युवा क्रांतिकारी संगठन। और देखिए 3 नंबर पे 1920, ये हो गया 1925। 1930 में उन्होंने क्या किया? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्या स्थापना की है? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट सर बाबू देखिए, पहले वो शामिल कहाँ हुए थे? फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, वहां से कुछ सीखे तो आगे बढ़े, ये भी एक नेता बन गए, बहुत बड़ा नेता हो गए। और उन्होंने 1925 में क्या बना दिया? वियतनामी युवा क्रांतिकारी संगठन। जो 1925 में जो ये है ना, ये जो है ये सपोर्ट कर रहा था अन्नामी, जब अन्नाम का जो बना था, बताए थे हम लोग को, जो स्टूडेंट विद्यार्थी बनाए थे, ये सपोर्ट उसका किया था। इसमें ना फानबोई चाउ को और फानबोई त्रिन्ने को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इतना विद्रोह इसके दौरान युवा, इसमें कौन थे? खाली खाली बुद्धिजीवी युवा थे इसमें। इस संगठन में सिर्फ और सिर्फ क्या थे? देश के युवा थे, शिक्षित लोग थे। तो इसमें से जो फानबोई चाउ थे और कौन फानबोई त्रिन्ने थे, 2 व्यक्ति थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। समझ गए? यही धीरे धीरे जो जाके है युवा क्रांतिकारी संगठन क्या बन गया? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। यही आगे चल के आपको पूरा देश को आजादी दिलाता है 1941 में। 1941 के बाद मतलब ये देश का होता है, पूरी तरह से आजाद हो जाता है हिंद चीन। तो यही हिंद चीन में आजाद दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? हो ची मिन्ह, है ना। यही इन्हीं का ही हमको पूरा पढ़ना है ना, हो ची मिन्ह को ही पढ़ना है हमको अच्छा से। 1925 में उनका स्थापना किए थे, युवा क्रांतिकारी संघ की स्थापना की ये स्थापना, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की कब? 1930 में, है ना। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे जब कि स्थापना कैसे कैसे हुआ। थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा इसमें ना, इसमें जगह छोड़ दीजिएगा। इसको उतारिए पहले, आप यहाँ से लगता है तो उतारिए पहले, फिर अब मिलते हैं हम लोग।